Good evening, dear students. Let us discuss about energy stored in an inductor. Energy stored in an inductor. किसी कुंडली में ऊर्जा संचित होती है, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा संचित होती है, किसी क्वाइल में ऊर्जा संचित होती है, कितना ऊर्जा संचित होती है, हाउ मच एनर्जी इट स्टोर्स, ये डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस हाउ मच एनर्जी स्टोर्स अ क्वाइल और हाउ मच एनर्जी स्टोर्स अ मैग्नेटिक फील्ड. इसके बारे में बात करेंगे और एनर्जी कितना स्टोर करता है उसका वैल्यू डेराइव करेंगे, निकालेंगे मान. एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर, क्वाइल जिसमें इंडक्टेंस होता है वो एनर्जी स्टोर करता है. हम सर्किट के जो तीन एलिमेंट होते हैं आर, एल और सी, इनके बारे में हम जान चुके हैं कैसे ये बिहेव करता है. दिस इज़ नॉट एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, ये एनर्जी को यूज करता है, ये स्टोर नहीं करता है. कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके बारे में हमने बहुत बात किया है. जब ये चार्ज होता है एनर्जी स्टोर करता है, जब ये डिस्चार्ज होता है वो एनर्जी को रिटर्न करता है सर्किट को वापस. उसी प्रकार से ये जो तीसरा एलिमेंट है ये एल, इंडक्टेंस होता है, दिस इज एल. ये किसकी वजह से होता है इसके बारे में हम बातें कर चुके हैं. क्वाइल की वजह से होता है, कुंडली की वजह से होता है, सोलेनाइड की वजह से होता है. इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन हैं जिनमें हम ये प्राप्त कर सकते हैं इंडक्टेंस वैल्यू. ये देखिए, देयर आर सेवरल वैरायटी ऑफ डिजाइंस, इंडक्टर, इंडक्टेंस. ये देखिए, ये दिस ये सब देखिए, बहुत से प्रकार, बहुत से साइज, बहुत से रूप में ये बनाए जाते हैं. देयर डिजाइन, डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज. इनसे हम इंडक्टेंस वैल्यू प्राप्त करते हैं. ये देखिए, ये एनर्जी भी स्टोर करते हैं. अगर डीसी होता है तो वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं. दे कीप दैट एनर्जी इन देयर मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ़ वी आर गिविंग एसी देन दे रिटर्न बैक दैट एनर्जी आल्सो. जब डिस्चार्ज होते हैं तो एनर्जी को वापस देते हैं और जब चार्ज होते हैं तो एनर्जी को स्टोर करते हैं. ये अपने मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करते हैं एनर्जी को. इनमें जब करंट का प्रवाह होता है क्वाइल में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होते हैं, संरेखित होते हैं. मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में होने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ऊर्जा, वो एनर्जी सप्लाई उसको प्रोवाइड करता है और वही एनर्जी मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने के लिए जो खर्च होती है वही यूज होती है, वही स्टोर हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में. ये देखिए, दिस इज़ ट्रांसफार्मर. ये भी एक तरह का इंडक्टर होता है. इसमें क्वाइल जो है प्राइमरी और सेकेंडरी ये भी इंडक्टर ही हैं, उनमें भी इंडक्टेंस होता है. दो क्वाइल होंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा, सिंगल क्वाइल होगी तो केवल सेल्फ इंडक्टेंस होगा. तो ये बहुत से डिज़ाइन, बहुत से शेप, साइज में ये बनाए जाते हैं. देखिए, ये एक सोलेनाइड है, इसमें ये क्वाइल है. देखिए ऐसे ये लपेटी गई है, इसकी ये लेंथ है, दिस इज़ द लेंथ. इसमें फेरे लपेटे गए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स n. ये फेरे आपस में इंसुलेटेड होते हैं. दीज टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड दीज टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम दिस कोर मटेरियल आल्सो. इनके बीच में देखिए, ये देखिए क्वाइल है, ये इंसुलेटेड है, टर्न एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट नहीं है. इनके ऊपर इंसुलेशन का लेयर लगा हुआ है और ये इसमें फेरे लपेटे गए हैं. इसमें ये भाग देखिए, दिस पार्ट इज़ वैकेंट. यहाँ क्या है, यहाँ एयर है, देयर इज एयर है. अब इसमें आप यदि सप्लाई देंगे, इफ़ यू गिव सप्लाई, डीसी सप्लाई हेयर,
यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, पोल पैदा होंगे नॉर्थ साउथ, ये एनर्जी स्टोर करेगा। लेकिन एयर में मैग्नेटिक डोमेन्स हमने बताया था कम तीव्रता के पाए जाते हैं। दे आर वेरी वीक, डोमेन आर वीक, वेरी वीक डोमेन, कमज़ोर होते हैं, संख्या भी उनकी कम होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन वीक हैं, दे आर वीक एंड दे आर लेस इन नंबर। तो यहाँ चुंबकत्व तो पैदा होगा, यहाँ एनर्जी भी स्टोर होगी, बट इट्स अमाउंट और मैग्नीट्यूड इज़ वेरी लेस फील्ड, बहुत कमज़ोर फील्ड बनेगा यहाँ पे, और एनर्जी भी स्टोर करेगा बहुत कम। तो इसको कहते हैं एयर कोर्ड क्वाइल, एयर कोर्ड क्वाइल। इसमें देखिए क्वाइल लपेटी गई है ज़रूर, लेकिन इसके अंदर एयर है। तो एयर कोर्ड क्वाइल को मैग्नेटाइज करेंगे तो होगी, लेकिन उसमें चुंबकत्व बनेगा वीक, वेरी वीक मैग्नेटिज्म, फील्ड इज लेस और इट इज़ वीक फील्ड। पोल बनेंगे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट इट इज़ वीक। सो एयर कोर्ड क्वाइल जो होता है उसमें कमज़ोर फील्ड बनता है। उसका सिंबल देखिए कैसे बनाते हैं, ऐसे एयर कोर्ड क्वाइल का सिंबल ऐसे बनाते हैं, इस तरह से फेरे दिखाते हैं। वी शो दी नंबर ऑफ टर्न्स लाइक दिस। इसमें ऊपर कोई लाइन नहीं खींचते हैं, ये सीधा सिंपल एयर कोर्ड क्वाइल का ही सिंबल है। इसमें ये सिंबल है एयर कोर्ड क्वाइल का। दूसरा, इसमें हम लोग ये कोर मटेरियल लगाते हैं। कोर मटेरियल कौन हो सकता है, ये देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया देखिए इसका ये है, ये इसकी लंबाई है, इसकी यल है, एरिया ये है, ये एरिया। तो ये जो मटेरियल यूज़ किया गया है कोर मटेरियल, इट इज़ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, आइदर सॉफ्ट आयरन और स्टील, इस तरह के पदार्थ इसमें रखते हैं अंदर, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये इस तरह का होता है कोर। आयरन अगर है तो उसको कहेंगे आयरन कोर इंडक्टर। तो आयरन कोर अगर रखा है तो यहाँ पे इस तरह का नंबर ऑफ टर्न्स शो करते हैं, और उसमें ऊपर लाइन खींचते हैं। वी ड्रा लाइन हेयर। अगर दो कोर है, दो लिम्ब है, तो इस तरह से दो, एक ही लिम्ब है तो सिंगल लाइन। तो इसको कहते हैं आयरन कोर इंडक्टर। आयरन कोर या कोर मटेरियल डालने से क्या होता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे मैग्नेटिक डोमेन ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग डोमेन है, स्ट्रॉन्ग डोमेन, एंड नंबर ऑफ डोमेन्स आर आल्सो मोर। ज़्यादा नंबर ऑफ डोमेन्स भी होते हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ चुंबकत्व पैदा करना उसका जो मान होगा वो ज़्यादा होगा। इट इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड, इट क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों क्रिएट करता है, बिकॉज हेयर नंबर ऑफ डोमेन्स, यहाँ ज़्यादा हैं डोमेन इसमें, इस पदार्थ में। ये पदार्थ है उसी, वही मैग्नेटाइज होता है, उसी के अंदर जो पदार्थ है वो मैग्नेटाइज होता है। इसके अंदर जो पदार्थ है वहाँ चुंबकत्व पैदा होता है, यहाँ इसके अंदर। तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन्स आर मोर एंड दे आर स्ट्रॉन्ग, डोमेन आर स्ट्रॉन्ग, सो देर इज़ मोर फील्ड, फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। फील्ड जो है बनेगा वो बड़ा मजबूत होगा, तगड़ा फील्ड होगा। उतने ही बोल्ट देने से, उतने ही धारा बहाने से इसमें जो फील्ड पैदा होगा, जो फ्लक्स पैदा होगा, इसके फ्लक्स की तुलना में यहाँ जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इट इज़ स्ट्रॉन्गर, ये ज़्यादा फ्लक्स पैदा होगा। ये देखिए, ये तार होते हैं कॉपर के या एल्युमिनियम के, इसमें करंट का प्रवाह करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इसके बारे में हम बहुत बातें कर चुके हैं। ये इंसुलेटेड होते हैं आपस में। दीज वायर्स आर कॉपर वायर्स, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। इन पे इंसुलेशन की लेयर चढ़ी रहती है जिससे कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए।
और ये कोर से भी इंसुलेटेड होता है। ये इंसुलेशन यहाँ कोर पे भी होता है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है। सो दिस वायर विच इज़ कैरिंग करेंट, दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ एन फेरे हैं तो आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, और ये कोर से भी इंसुलेटेड होता है। इसमें करंट का प्रवाह होता है तो एमएमएफ पैदा होता है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होता है। वो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने के लिए बल लगाता है, तो मैग्नेटिक डोमेन्स एक दिशा में होते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने में जो यहाँ पे एनर्जी सप्लाई होती है, ये सोर्स जो एनर्जी देता है, वो एनर्जी खर्च होती है डोमेन्स को एक दिशा में करने में, और वो डोमेन्स एक दिशा में होते हैं तो वही एनर्जी स्टोर हो जाती है इसके मैग्नेटिक फील्ड में। दिस फ्लक्स इज़ बेसिकली मैग्नेटिक एनर्जी। यही एनर्जी है, यही ऊर्जा है, यही स्टोर हो रही है यहाँ पे। इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इट स्टोर्स एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इंडक्टर स्टोर करता है अपने मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करने में ये जो सोर्स है वर्क करता है। इट गिव्स एनर्जी, इट सप्लाइज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन दी अलाइनमेंट ऑफ दीज डोमेन्स इन वन डायरेक्शन। वही जो वर्क होता है एक दिशा में करने में खर्च होता है, तो इससे क्या होता है, वही एनर्जी जो खर्च होती है वही एनर्जी इसमें यूज होती है एक दिशा में करने में, और एक दिशा में हो जाते हैं तो इनकी स्टैटिक पोजीशन के कारण यहाँ एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। वही है मैग्नेटिक एनर्जी, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। यही मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और जब इसको हम सप्लाई हटा देते हैं और यहाँ सप्लाई को जोड़, इसके दोनों सिरों को जोड़ देते हैं, तो वो डोमेन फिर से डीअलाइन होते हैं, और वो एनर्जी जो इसमें फील्ड में स्टोर्ड है, ये फील्ड कोलैप्स कर जाता है। फील्ड धीरे धीरे ये डीलाइन होंगे डोमेन्स, और वो फ्लक्स धीरे धीरे घटेगा, और धीरे धीरे ये एनर्जी रिलीज हो जाएगी, वापस डिसिपेट हो जाएगी, इसी में खर्च हो जाएगी। तो ये इंडक्टर जितना एनर्जी स्टोर किया रहेगा वो रिटर्न कर देगा। देखिए इंडक्टर का एक सिंबल, दिस इज सिंबल ऑफ इंडक्टर। ये हम बता रहे थे ये आइडियल इंडक्टर होगा तो ऐसा। देखिए एक वेरिएबल इंडक्टर भी होता है, इसका इंडक्टेंस मान वेरी कर सकता है। इसमें क्या होता है, जो कोर यूज करते हैं, कोर, ये कोर, इसको पोजीशन मूव करा सकते हैं आगे पीछे। बाहर निकालेंगे इंडक्टेंस वैल्यू कम होगा, अंदर ले जाएंगे इंडक्टेंस वैल्यू बढ़ेगा, तो वेरी करेगा इंडक्टेंस वैल्यू। तो यहाँ पे लगाते हैं एरो, दिस एरो इंडिकेट्स इट इज़ वेरिएबल, इसको कहते हैं वेरिएबल इंडक्टर। इसका सिंबल ऐसे होता है। तो अगर इंडक्टर आइडियल है तो उसमें केवल कॉइल दिखाते हैं, आइडियल। इफ़ इंडक्टर इज़ आइडियल देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। इसका मतलब है इंडक्टर में केवल इंडक्टेंस वैल्यू होगा, देयर इज़ ओनली इंडक्टेंस, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस। तो ये आइडियल है। आइडियल इंडक्टर मतलब उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये आइडियल है, परफेक्ट। तो आइडियल इंडक्टर में केवल इंडक्टेंस होता है, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज़ ज़ीरो। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इंडक्टर जो बनते हैं या इंडक्टेंस वैल्यू जो आता है वो ये होता है, उसमें दरअसल कॉइल होता है, इट इज़ अ कॉइल, कुंडली होती है। ये देखिए कुंडली, तो कुंडली होती है, तो इसमें कुंडली कॉपर की होगी या एल्युमिनियम की होगी, किसी भी मटेरियल की होगी, इसका रजिस्टेंस कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। ये जीरो होगा रजिस्टेंस, ये संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ वायर हैविंग जीरो रजिस्टेंस वैल्यू। तो इसका रजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। इसलिए ये आइडियल इंडक्टर एक जम्पशन है, कल्पना है। एक्चुअल में इंडक्टर होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, तो उनमें इंडक्टेंस वैल्यू तो होगा ही, उनमें थोड़ा रजिस्टेंस भी होगा। तो एक्चुअल जो इंडक्टर होते हैं, रियल इंडक्टर, उनमें रजिस्टेंस भी होता है लाइक दिस, और उनमें इंडक्टेंस भी होता है लाइक दिस। ये है एक्चुअल इंडक्टर या प्रैक्टिकल इंडक्टर। आर भी होता है, एल भी होता है। दिस इज प्रैक्टिकल इंडक्टर, प्रैक्टिकल। दिस इज आइडियल इंडक्टर। इसमें इंडक्टेंस वैल्यू तो होगा, रजिस्टेंस नहीं होगा, इसका रजिस्टेंस जीरो होगा।
बट प्रैक्टिकल इंडक्टर ये ऐसे होते हैं, उनमें रेजिस्टेंस भी होता है, इंडक्टेंस भी होते हैं। ये लेकिन अगर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम हो, यानी बहुत मोटे तार का ये बनाया जाए, बहुत मोटे तार का, और इसमें फेरे बहुत ज़्यादा लगाएं, तो इंडक्टेंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी आर की तुलना में, तो ऐसे इंडक्टर को हम आइडियल के करीब मान सकते हैं। वी कैन अज्यूम दैट इंडक्टर इज़ क्लोज टू आइडियल इंडक्टर। ये देखिए आइडियल प्रैक्टिकल इंडक्टर है, इसमें रेजिस्टेंस भी है सीरीज में, और इसमें इंडक्टेंस वैल्यू भी है। ये तो यार ये डीसी सप्लाई दिया प्लस माइनस, स्विच को ऑन करेंगे तो ये एनर्जी स्टोर करेगा। ये एनर्जी स्टोर नहीं करता है, ये जितना एनर्जी इसमें डिसिपेट होगी, खर्च होगी, वो हीट के रूप में निकल जाएगी, वो कभी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन जो एनर्जी यहाँ स्टोर होगी इसके मैग्नेटिक फील्ड में, वो बाद में जब ये सप्लाई हटा करके हम इसको जोड़ेंगे दूसरे तार से, तो ये एनर्जी वापस मिल जाएगी। सो दिस एनर्जी इज़ रिकवरेबल, बट दिस एनर्जी is not recoverable, it is permanently lost, we cannot recover this energy। यहाँ की एनर्जी वापस नहीं मिलेगी, खर्च हो जाती है। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और कॉइल। देखिए ये कॉइल है, ये एयर कोर्ड कॉइल है, एयर है, इसमें एयर है। देखिए यहाँ बैटरी लगाया, वी हैव कनेक्टेड ए बैटरी हेयर, प्लस माइनस प्लस माइनस दिस, यहाँ पे हमने ये लगा दिया है स्विच। ये रियोस्टेट लगाएं या ना लगाएं, ये करंट को लिमिट करेगा। ये इसको जब हम ऑन करेंगे तो इसमें करंट का प्रवाह होगा, ऐसे करंट जाएगी, इधर से ये करंट वापस आएगी। ये करंट है इसकी। देखिए ये इंडक्टर, इसमें कोर लगा है, तो ये एयर कोड है, दिस इज़ एयर कोड एंड दिस इज़ आयरन कोड। इसमें कोर है, इसमें ये बैटरी लगाई गई है, प्लस माइनस दिस इज़ वोल्टेज बी। यहाँ पे रियोस्टेट लगाया है, वी हैव कनेक्टेड ए रियोस्टेट जस्ट टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ स्विच लगाया है, स्विच को क्लोज करेंगे तो ये करंट जाएगी, इधर से आएगी। देखिए डायरेक्शन ऑफ करंट, देखिए ये है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऐसे करंट का प्रवाह होगा, यहाँ जाएगी करंट। दिस करंट फ्लोज थ्रू दिस कॉइल एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस करंट इज लाइक दिस, ऐसे होगी करंट की दिशा। ये अब ये वोल्टेज लगाएंगे तो यहाँ एनर्जी स्टोर होगी, कितना एनर्जी स्टोर होगी, यहाँ एनर्जी स्टोर होगी कितना होगी, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे V, ये दोनों एक ही डायग्राम है, वी हैव सेम डायग्राम। V वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो करंट होगी I, वो V अपान ये रियोस्टेट का जो भी मान होगा, सपोज RH प्लस इस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, अभी हम बता रहे थे ये R, कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका, सपोज R है R, तो ये R होगा, तो इसमें करंट का प्रवाह होगा। करंट का प्रवाह होगा तो आपको मालूम है कि MMF प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, N इंटू I। MMF से N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल हेयर। MMF से मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, MMF पर यूनिट लेंथ, N I अपान L क्या है, लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक पाथ ही है। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स H, इसके अंदर कॉइल के अंदर जो पदार्थ है, जैसे कि यहाँ कोर है, हियर वी हैव कोर, यहाँ एयर है, तो एयर होगा या कोर होगा, उसमें होंगे मैग्नेटिक डोमेन्स ऐसे।
सामान्य अवस्था में मैग्नेटिक डोमेन्स की जो ओरिएंटेशन होती है रैंडम होती है। देखिए रैंडम, ये जो एरो है, दिस एरो, इसका जो हेड है दिस इज नॉर्थ एंड इट्स टेल इज साउथ। सभी एरो जितने हैं इसमें, तो सामान्य अवस्था में इसमें जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं इसके अंदर पदार्थ में, वो मैग्नेटिक डोमेन्स देखिए ऐसे होते हैं नॉर्मली रैंडम। देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन, देयर डायरेक्शन इज रैंडम। रैंडम होते हैं, पोजीशन इनकी रैंडम होती है। इसी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होता है, फ्लक्स इज ज़ीरो, हेयर फ्लक्स इज ज़ीरो, नेट मैग्नेटिज्म इज ज़ीरो, देयर इज नो फ्लक्स। ऐसे ही इसमें होगा रैंडम, इसमें ऐसे होगा, एयर होगा रैंडम। इसमें नंबर ऑफ डोमेन्स कम होंगे और वीक होंगे, इसमें नंबर ऑफ डोमेन्स ज़्यादा होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। इसी वजह से हम एयर में मैग्नेटाइज नहीं करते हैं। एयर में मैग्नेटाइज करने से मैग्नेटिक फ्लक्स कम पैदा होता है। आयरन कोर लगा देने से या स्टील कोर लगा देने से मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा पैदा होता है। इसका रीज़न अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आयरन या स्टील रखने से उसमें मैग्नेटिक डोमेन्स ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा प्रबल पाए जाते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर मोर इन नंबर। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा हुआ, एयर होगा या आयरन होगा, कुछ भी होगा, तो वो क्या करेगा, इन डोमेन्स को सभी को एक दिशा में करने के लिए वो बल लगाएगा। सभी को एक दिशा में करने के लिए बल लगाएगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स अलाइंस देम इन वन डायरेक्शन। सभी को एक दिशा में, एक दिशा मान लीजिए इधर को करने के लिए बल लगाएगा। ये देखिए मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने के लिए जो बल लगाया जिसने, वही है मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ये सभी नॉर्थ इधर हो गए, सभी साउथ इधर हो गए, सभी के नॉर्थ इस दिशा में हो गए, सभी के साउथ इस दिशा में हो गए। तो यहाँ से नॉर्थ और यहाँ से साउथ, यानी यहाँ सभी के नॉर्थ इधर हो गए, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेंगी, फ्लक्स निकलेगा और अपना रास्ता पूरा करते हुए ये इधर से अपना वापस हो जाएगा। तो यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने दिया था उसका कन्वर्जन मैग्नेटिक एनर्जी में हो गया। ये फ्लक्स पैदा हो गया, ये मैग्नेटिक एनर्जी है। हेयर वी हैव फ्लक्स, यहाँ फ्लक्स पैदा हो गया, ये मैग्नेटिक एनर्जी है। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, वो कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी में, फ्लक्स में। हमने यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, वो कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। यहाँ से देखिए लाइन, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के यहाँ जाएंगे ये। तो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने के लिए जो बल लगाया मैग्नेटाइजिंग फोर्स ने, तो वो एक दिशा में हुए, तो उसमें वर्क होगा, वर्क होगा, एनर्जी खर्च होगी, देयर इज एनर्जी। वो एनर्जी यूज होगी ये सप्लाई से, जो सप्लाई दी जा रही है उसकी एनर्जी खर्च होगी मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने के लिए। और एक बार डोमेन एक दिशा में हो जाएंगे तो उसको मेंटेन रखने के लिए ज़रूरत नहीं होगी, उसको एक दिशा में करने के लिए ज़रूरत होगी। तो वो जो एनर्जी खर्च हुई एक दिशा में करने के लिए, वो उसने क्या किया, मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में अलाइन कर दिया। मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में अलाइन करने में जो एनर्जी खर्च हुई, वही एनर्जी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में स्टोर हो जाती है, वही कहलाती है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी, दैट इज स्टोर्ड एनर्जी, वही है स्टोर्ड एनर्जी। तो देखिए कितना एनर्जी स्टोर होता है। स्विच को क्लोज करेंगे, डीसी सप्लाई दिया है V प्लस माइनस, यहाँ से करंट जाएगी। ये करंट का मान जब बढ़ेगा, करंट का मान जब बढ़ेगा तो यहाँ पे MMF पैदा होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स पैदा होगा। वो मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करेगा तो फ्लक्स पैदा होगा। तो फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। यहाँ पे
यहाँ पे फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो फैराडे के यहाँ फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। क्यों होगा? करंट बढ़ रही है, करंट बढ़ेगी, जैसे ही ऑन करेंगे तो तुरंत मैक्सिमम पे नहीं पहुँचेगी, जैसे ही ये बढ़ना शुरू करेगी एमएमएफ प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोड्यूस होगा, फिर फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स का चेंज होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अगर यहाँ फेरों की संख्या n है, यहाँ फेरों की संख्या n है, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा n डी फाई अपॉन डी टी, जिसको हमने कहा था सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ कुंडली के सिरों पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। ये ईएमएफ लेंज के नियम से उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण यह उत्पन्न हुआ है। तो ये क्या करेगा? इस धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करेगा। तो इस विरोध को कहते हैं, इस गुण को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस यल। ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इस धारा के मान में वृद्धि का विरोध करेगा, वृद्धि का विरोध करेगा। तो धारा तुरंत मैक्सिमम पे नहीं पहुंचेगी, उसको विरोध करेगा। ये जो यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे कॉइल के सिरों के बीच में ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो क्या करेगा? इस धारा के वृद्धि का, बढ़ने का विरोध करेगा। तो धारा तुरंत मैक्सिमम वैल्यू पे, करंट तुरंत मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचेगी, उसका ये विरोध करेगा। इसी गुण को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका मान कितना होता है ये आपको मालूम है। जब करंट का मान बढ़ रहा है, आई इज इंक्रीजिंग, आई करंट इज इंक्रीजिंग, increasing current, this current is increasing and its value is at any time it is suppose small I, किसी समय small I है। rate of change of this current is suppose di upon dt, rate of change of current डी आई अपॉन डी टी। इसमें धारा में परिवर्तन की दर है, मान लीजिए किसी समय डी आई अपॉन डी टी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द कॉइल, ये होगा यल इंटू डी आई अपॉन डी टी। यल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। ये इसका कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू ये होगा किसी समय ईएमएफ जो इंड्यूस होगा यहाँ पे। अब यहाँ जो करंट जा रही है तो एनर्जी सप्लाई हो रही, हमने बताया। तो एनर्जी जो मैग्नेटिक डोमेन्स में खर्च हुई एक दिशा में करने में, वो तो यहाँ स्टोर्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ जो हमने बताया था, जो एनर्जी यहाँ खर्च होगी रेजिस्टेंस में, ये कभी वापस नहीं मिलेगी, ये स्टोर नहीं होगी, ये डिसिपेट हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी, ऊष्मा में परिवर्तित हो जाएगी। यू कैन नेवर रिकवर दिस एनर्जी अगेन, कभी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन जो एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है, ये स्टोर हो जाएगी यहाँ, बाद में वापस भी मिल सकती है। तो देखिए किसी समय किसी इंस्टेंट पे ईएमएफ इतना होगा। करंट कितना है? इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट आई है, स्मॉल आई। तो पावर एट दैट इंस्टेंट कितना होगा? पावर एट दैट इंस्टेंट, उस क्षण पे पावर कितनी होगी? दैट इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस पावर जो होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, उस समय ईएमएफ जितना है इनटू करंट। ये होगी पावर इस कुंडली के यहाँ पे, इसके यहाँ पे पावर इस कुंडली में पावर कितनी होगी? इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का मान कितना है किसी क्षण? ईएमएफ यल इंटू डी आई अपॉन डी टी इंटू इंस्टेंटेनियस करंट आई। इसको ऐसे लिख सकते हैं यल इंटू स्मॉल आई इंटू डी आई अपॉन डी टी। ये पावर है किसी क्षण पे पावर।
जिस क्षण पे करंट का मान स्मॉल आई है और उस क्षण पे जो करंट में परिवर्तन की दर है di/dt है, उस क्षण पे पावर कितना होगी कुंडली में, इतना होगी L × I × di/dt। अब सपोज स्मॉल टाइम इंटरवल dt में एनर्जी कितना होगी या वर्क डन कितना होगा, कितना ये वर्क करेगा सोर्स यहाँ पे, वर्क डन बाय सोर्स इन टाइम dt, दैट इज़ वही हो जाएगी एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड। यही एनर्जी सप्लाई होगी, इतना एनर्जी सप्लाई करेगा सोर्स, एनर्जी सप्लाइड। ये कितना होगा, पावर में dt से उस टाइम से गुणा कर दीजिए dt से, सो dw स्मॉल वर्क डन और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड इक्वल टू पावर इनटू टाइम L × I × di/dt, दिस इंटू dt। स्मॉल टाइम dt में, dt समय में कितना ये वर्क करेगा सोर्स, कितना वर्क करेगा ये सोर्स, इतना, या कितना एनर्जी सप्लाई करेगा ये सोर्स, वही है, जितना वर्क करेगा उतना एनर्जी ये सप्लाई करेगा यहाँ पे। और जो एनर्जी ये यहाँ सप्लाई करेगा वो एनर्जी कहाँ खर्च होगी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने में खर्च करेगा और वो यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस करने में खर्च होगी। वही एनर्जी कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में। तो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन यानी W, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी सप्लाइड, टोटल सप्लाइड एनर्जी। ये टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा या टोटल एनर्जी सप्लाइड, ये हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा L × स्मॉल I × di। और ये जो करंट है इसका मान कहाँ से कहाँ तक राइज करेगा, जब स्विच ऑन किए थे तो 0 था करंट, और फाइनली ये जब यहाँ पे फ्लक्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी, ये ईएमएफ क्या करेगा बाद में, जब करंट स्थायी हो जाएगी तो इस ईएमएफ का मान 0 हो जाएगा फाइनली। ये ईएमएफ 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा बाद में, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ इसका मान 0 हो जाएगा बाद में फाइनली। तो इसका मान 0 हो जाएगा तो इसमें करंट उस समय कितनी होगी, V/R। यही V/R को हम कहते हैं कैपिटल I, V/R मतलब कैपिटल I यानी फाइनल करंट। तो करंट का मान कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से कैपिटल I तक, L/I × di। ये अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा एनर्जी सप्लाइड L × I²/2 लिमिट 0 से कैपिटल I। लिमिट रख देंगे तो एनर्जी सप्लाइड आ जाएगा हाफ L × कैपिटल I²। ये इतना एनर्जी सोर्स सप्लाई करेगा, इतना एनर्जी सप्लाई करेगा या इतना वर्क करेगा सोर्स, वही यहाँ एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में स्टोर्ड हो जाएगी। इसका मात्रक होगा जूल। दिस इज एनर्जी सप्लाइड, दिस इज वर्क डन, हाफ Li²। हाफ क्या है, 1/2, इट इज़ ए कांस्टेंट। L क्या है, इट इज़ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल। ये इस कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है L इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। I क्या है, I है स्टेडी स्टेट या फाइनल करंट। इसमें फाइनल करंट कितना होगी, V/R होगी। फाइनल करंट इसमें कितना होगी, V/R होगी। तो ये फाइनल करंट जो है ये रियोस्टेट को 0 कर देंगे उस टाइम पे, RH
प्लस आर एच है, आर एच इज 0 फाइनली, इसको हटा देंगे तो वी अपान आर हो जाएगा। दिस इज़ फाइनल करंट। तो इतना एनर्जी कुल सप्लाई करेगा सोर्स, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सप्लाई करेगा, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ मैग्नेटिक डोमेन्स को एक दिशा में करने में खर्च होगी, और वही यहाँ स्टोर हो जाएगी इसके मैग्नेटिक फील्ड में। अब ये एनर्जी स्टोर्ड रहेगी अगर डीसी है तो, इफ़ वी हैव गिवन डीसी देन इतना जूल एनर्जी यहाँ स्टोर्ड हो जाएगी इसके मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ऐसे। अब इसको मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं होगी एनर्जी, ये मेंटेन रहेगा। अब इसको और ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा, ये वर्क जो करना था, ये एक्चुअली इसने वर्क जो करना था सोर्स ने कर दिया है, ये एनर्जी स्टोर हो चुकी है। इसको मेंटेन रखने के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू डू वर्क इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस एनर्जी। लेकिन जब हम इस सोर्स को खोल देंगे, हटा देंगे, इसको हटा दीजिए, मान लीजिए सपोज वी हैव डिसकनेक्टेड दिस, और इसको जोड़ देंगे ऐसे, तो जो बल कार्य कर रहा था एक दिशा में करने के लिए, वो बल जब हटेगा, जैसे ही वो बल हटेगा तो ये मैग्नेटिक डोमेन्स क्या होंगे, फिर से रैंडम होना शुरू हो जाएंगे, तो फ्लक्स घटने लगेगा। दिस फ्लक्स स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। फ्लक्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा, फिर यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडे के नियम से। वो ईएमएफ क्या करेगा, फिर यहाँ करंट सर्कुलेट करेगा इस सर्किट में। तो जो एनर्जी यहाँ स्टोर्ड हुई थी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, जैसे ही बैटरी हटाएंगे वो मैग्नेटिक एनर्जी वापस इसमें कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, और ये डिस्चार्ज होगा या एनर्जी को रिटर्न करेगा। तो यदि इंडक्टर आइडियल है या परफेक्ट है, तो चार्जिंग के समय या एनर्जी स्टोर करते समय जितना एनर्जी इसने लिया था, डिस्चार्जिंग के समय या सप्लाई हटाने के बाद में वो पूरी एनर्जी वापस दे देगा। लेकिन ये एनर्जी वापस कभी नहीं मिलेगी, ये हमेशा यूज हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो ये एनर्जी जो यहाँ स्टोर्ड थी, कितना, ये जब ये सप्लाई हटाएंगे तो ये एनर्जी वापस मिलेगी। कैसे, जैसे ही सप्लाई हटाएंगे और इसको यहाँ से जोड़ेंगे, यहाँ मैग्नेटिक डोमेन्स पे जो बल कार्य कर रहा था हट जाएगा, मैग्नेटिक डोमेन्स वापस रैंडम होने लगेंगे। तो वो आप रैंडम होने लगेंगे तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स ख़त्म हो गया, फ्लक्स घटना शुरू होगा। फ्लक्स घटेगा तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फिर यहाँ ईएमएफ फिर इंड्यूस हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो ईएमएफ इसमें करंट का प्रवाह कराएगा, इसमें करंट का प्रवाह कराएगा। तो जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड थी फ्लक्स के रूप में या मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, वो एनर्जी खर्च होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। धीरे धीरे वो करंट के रूप में डिसिपेट हो जाएगा। यहाँ फ्लक्स घटता जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। तो चार्जिंग के समय यहाँ ईएमएफ पैदा हो रहा था, कब तक, जब तक ये चार्ज हो रहा था। जैसे ही इंडक्टर एक बार फुल्ली चार्ज हो गया, करंट का मान फाइनली हो जाएगी कैपिटल आई। कैपिटल आई का मतलब है वी अपान आर, इट इज़ कांस्टेंट। जब चार्ज हो गया तो ये कांस्टेंट करंट हो गई। करंट कांस्टेंट हो गई तो करंट में परिवर्तन जो है उसकी दर वो ज़ीरो हो गया, इट इज़ ज़ीरो। डी आई अपान डी टी क्या हो गया, इट इज़ ज़ीरो। तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ध्यान रहे, इंडक्टर में जब ऑन करते हैं सप्लाई, जिस समय करंट का मान तेज़ी से बढ़ता है उसी समय ईएमएफ पैदा होता है। एक बार इंडक्टर चार्ज हो गया तो यहाँ ईएमएफ कोई पैदा नहीं होगा, यहाँ कोई ईएमएफ नहीं होगा। फिर जब आप डिस्चार्ज करेंगे तो ईएमएफ फिर पैदा होगा। तो ये डीसी में ऐसा होता है। एसी देंगे, बार बार चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, चार्ज डिस्चार्ज, ये होता रहेगा। क्योंकि एसी सप्लाई अगर देंगे तो वो वोल्टेज इस प्रकार से ऐसे वैरी करता रहेगा। वोल्टेज जाएगा धन तो ये चार्ज होगा, वोल्टेज जाएगा जीरो तो ये एनर्जी जितना स्टोर किया था वो रिटर्न करेगा वापस। फिर इधर जाएगा तो विपरीत दिशा में चार्ज होगा। फिर यहाँ जीरो जाएगा तो फिर वो एनर्जी रिटर्न करेगा वापस। फिर जाएगा धन तो फिर दूसरी तरफ से चार्ज होगा। फिर जीरो जाएगा तो फिर रिटर्न करेगा। इस प्रकार से इंडक्टर ड्यूरिंग चार्जिंग क्या करेगा, एनर्जी लेगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लौटाएगा, चार्जिंग फिर लेगा, फिर डिस्चार्जिंग फिर लौटाएगा। ये एक प्रोसेस चलता रहेगा एसी में। डीसी में एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, लेकिन एसी में स्टोर करके नहीं रखेगा। एब्जॉर्ब रिटर्न, एब्जॉर्ब रिटर्न, एब्जॉर्ब रिटर्न। ड्यूरिंग चार्जिंग जितना एनर्जी लेगा, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पूरी एनर्जी लौटाएगा।
ये चार्जिंग के समय पूरी एनर्जी लेगा जितना डिस्चार्जिंग के समय लौटाएगा। डीसी में नहीं, एसी में डीसी में तो एनर्जी जितना लेगा वो कांस्टेंट बना के रखेगा चार्जिंग के समय, लेकिन डिस्चार्जिंग के समय वो लौटाएगा जब डिस्चार्ज हो। लेकिन एसी में वोल्टेज बार बार ऐसे जा रहा है, 0 प्लस माइनस इस तरह से, तो क्या करेगा, एनर्जी ड्यूरिंग चार्जिंग एब्जॉर्ब रिटर्न, चार्ज के समय लेगा, डिस्चार्ज के समय लौटाएगा, चार्ज के समय लेगा, डिस्चार्ज के समय लौटाएगा, एब्जॉर्ब रिटर्न। जितनी पावर लेगा ये चार्जिंग के समय, जितना एनर्जी लेगा चार्जिंग के समय, डिस्चार्जिंग के समय उतनी एनर्जी लौटा देगा। ये एनर्जी या ये पावर कहलाती है रिएक्टिव पावर। काइंडली रिमेंबर, ये रिएक्टिव पावर का एक सोर्स है इंडक्टर। ये एनर्जी रिएक्टिव एनर्जी है, ये रिएक्टिव पावर है। एसी देंगे तो वो रिएक्टिव पावर होगी, यहाँ जो जाएगी एब्जॉर्ब रिटर्न। डीसी देंगे तो जाके स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। लेकिन एसी देंगे, स्टोर रिटर्न वापस मिलती रहेगी, चार्ज डिस्चार्ज ये होता रहेगा। तो इस पावर को कहते हैं रिएक्टिव पावर, बिकॉज इट रिएक्ट्स ऑन इटसेल्फ, इट फ्लोस in the forward and backward direction. Sometimes it is going towards the inductor, and during discharging inductor is returning that power back. This is called reacting on itself. That is why it is called a reactive power. प्रतिघातित शक्ति है ये रिएक्टिव पावर। एसी देंगे तो so this is the energy stored in a coil or inductor. So inductor stores energy in its magnetic field, and when magnetic field collapses it returns back that energy, वापस देता है ये एनर्जी। if it is ideal, amount of energy during charging and amount of energy during discharging they are equal. if it is not ideal, यहाँ खर्च होगी जो वापस नहीं मिलेगी। so this is energy stored in an inductor. Thank you for watching this video. Thank you so much.